नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सिलेबस को देखा था कि प्राचीन भारत से इतिहास कैसे बढ़ते बढ़ते मध्यकालीन भारत तक पहुंचा, और इसके बाद पूरे मध्यकालीन भारत को भी देखा था कि कैसे हमको पढ़ना है। तो आज ये मध्यकालीन भारत सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक मध्यकालीन भारत का पहला टॉपिक होगा। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, देखिए यहाँ पे नवा टॉपिक लिखा हुआ है। तो ये प्राचीन भारत से अगर जोड़े तो ये नवा टॉपिक होता है, जो मैं प्राचीन भारत के सीरीज में 8 टॉपिक आपको बता दूंगा। ये नवा टॉपिक है जो मध्यकालीन भारत का पहला सीरीज है, पहला टॉपिक है। तो इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इससे अधिक और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे, क्योंकि मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि कम समय में लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा फ़ायदा हो। ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है बीपीएससी के लिए, जेपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, या फिर जितने भी रेलवे या एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आगे एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, और पुलिस के भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बिहार दरोगा का भी रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का। इसके अलावा बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम होगा, और बिहार एसएससी का भी आए हुए है फॉर्म अभी। मेंस जो 2014 का बहाली था उसका मेंस होने वाला है। तो ये सब में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। हम लोग 21 दिनों के सीरीज़ में पूरे मध्यकालीन भारत को ख़त्म करेंगे। ये 21 दिनों का सीरीज होगा, जिसका ये दूसरा वीडियो है। हर पर डे 1 या 2 वीडियो आपके पास भेजा जाएगा। आपको यूट्यूब से देखना होगा, आपके स्टडी वेब्स पे इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें कृपया। ज़रूरत होगा तो इसका पीडीएफ भी आप तक पहुंचाया जाएगा। तो कृपया ध्यान से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे और आराम से चलेंगे। इससे आपको 2 चीज़ें ज़्यादा प्रॉफिट होंगी कि आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये एक सीरीज़ में सीरियल वे में बताया जाएगा, और इसमें इसके लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। देखिए, इस टॉपिक के लास्ट में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी रखा है जो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे। जो इसमें इम्पोर्टेंट लगा उसी को मैं रखा हूँ। ऐसे ज़्यादा भी अगर आप कहिएगा तो एक सीरीज ऑब्जेक्टिव का ले आऊँगा। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत का पहला टॉपिक है ये, अरबों द्वारा सिंध की विजय, या इसको कह सकते हैं अरबों द्वारा सिंध या भारत पर आक्रमण। देखिए, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण जो हुआ वो अरबों के द्वारा हुआ। अरब के लोग थे, उन्हीं लोगों ने सबसे पहले आक्रमण किया। और अरबों में भी 711 ईस्वी में 700 देखिए, ये 711 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों आक्रमण 711 ईस्वी में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण जो किया था वो उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था, और दूसरा जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो बैदुल के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन ये दोनों जो इन दोनों के नेतृत्व में जो अरब आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए वो असफल रहे थे। इनको सफलता हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें मध्यकालीन के पूर्व में जो शासक थे उन्होंने इनको जीतने नहीं दिया था इस क्षेत्र को। आगे समय बीतते गया और भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, सफल आक्रमणकारी जो हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम हुआ। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, जिसको शॉर्ट में हम लोग एमबीसी कह के पुकारेंगे, क्योंकि आगे इतना बड़ा नाम लिखना आप लोग समझ जाइएगा, लिखना थोड़ा दिक्कत होगा, मुश्किल होगा। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो किया गया वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया, और ये 712 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इसने सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों को विजिट किया था। सिंध और आसपास के क्षेत्रों को जीता था। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि सिंध और उस सिंध के आसपास के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र थे जिस पे इसने आक्रमण किया, और उसका आक्रमण का क्रम क्या था, और उसके शासक कौन थे, और विजय इसमें किसकी प्राप्त हुई। देखिए, ये हम लोग देखेंगे, आक्रमण का क्रम देखेंगे पहले से कि कहाँ कहाँ मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया, उस जगह के शासक कौन थे, और विजय किसकी हुई। तो सबसे पहला जो आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ये मकरान तट के साइड में पड़ता है देवल। तो देवल पर सबसे पहला आक्रमण
किया था, क्योंकि उस टाइम देवल ये पाकिस्तान साइड में पड़ता है। उस टाइम पूरे भारत का मतलब होता है अभी क्या पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान का एरिया। तो देवल पर आक्रमण किया था सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने। यहाँ पे हिंदू शाही वंश का दाहिर के भतीजे का शासन था, लेकिन इसमें विजय किसकी होती है? मोहम्मद बिन कासिम की, एमबीसी की। ठीक है। देवल को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम नेरुल की तरफ बढ़ता है। नेरुल में बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो किसी लड़ाई के बिना ही, बौद्ध भिक्षु है आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा शांति की ओर ध्यान देते हैं, तो बिना लड़ाई के ही मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली थी नेरुल में। नेरुल के बाद वह सेहबन की ओर बढ़ता है। ये सारे जो प्रदेश हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, देवल, नेरुल, सेहबल, आगे रावल आएगा, तो ये सारे प्रदेश सिंध के आसपास है। ठीक है, इसीलिए सिंध पर आक्रमण इसको बोला जाता है। तो सेहबन में दाहिर के चचेरा भाई जो मांझरा था वो शासन कर रहा था। इसमें वो बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करता है मोहम्मद बिन कासिम से, लेकिन विजय मोहम्मद बिन कासिम की होती है। रावल सेहबन के बाद वह रावल की ओर बढ़ता है। ठीक है, रावल जो है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है। सिंधु नदी के बाद जो इधर इस साइड में हुआ, यानी कि भारत के साइड में, वहाँ का क्षेत्र है जहाँ दाहिर जब ये मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया था भारत पे, तो दाहिर रावल में आ गया था। तो यहाँ पे दाहिर से उसका युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम के। 20 जून 712 ईस्वी को युद्ध होता है, बहुत भीषण युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की विजय होती है और दाहिर यहीं पे वीरगति को प्राप्त करता है। इसकी रानी थी सानबाई। देखिए, ये बहुत ज़्यादा रावल के किले को बचाने के लिए दाहिर की मृत्यु के बाद लड़ाई करती है, युद्ध करती है, लेकिन लास्ट में अंततः उसको लगता है कि जीत नहीं पाएंगे, तो युद्ध के बाद जौहर कर ली थी। जौहर एक प्रथा होता है जिसमें सामूहिक रूप से औरतें, विशेषतः हिंदू शासकों के या उससे रिलेटेड जो औरतें होती हैं, वो सामूहिक आग के एक कुंड बना हुआ होता है जिसमें वो जान देकर अपनी स्वाभिमान की रक्षा करती है। ठीक है, तो उसकी रानी जो थी दाहिर की, उनकी रानबाई, उन्होंने जौहर कर लिया था। रावल के जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ब्रह्मणाबाद की ओर बढ़ता है। ब्रह्मणाबाद में दाहिर का पुत्र था जयसी, वही वहाँ पे शासन कर रहा था। यहाँ पे होता क्या है कि दाहिर की जो दूसरी पत्नी होती है लाड देवी, और उनके दो पुत्रियों, उनको मोहम्मद बिन कासिम बंदी बना लेता है, और ये बंदी बनाकर खलीफा के पास ले जाता है, जहाँ इसको इन तीनों को मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो ये ब्रह्मणाबाद में भी विजय होती है मोहम्मद बिन कासिम की। देखिएगा, अभी सारा विजय मोहम्मद बिन कासिम को ही हो रहा है और आगे भी ये जीतते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये ब्रह्मणाबाद के बाद जो विजय करता है, अरोर या अलोर बोलते हैं इसको, इस क्षेत्र को अरोर या अलोर बोलते हैं। ठीक है, तो अरोर या अलोर के विजय करता है मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पे दाहिर का पुत्र शासन करते रहता है। इसके बाद अरोर को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान की ओर बढ़ता है। ठीक है, दो ही क्षेत्र थे जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, एक तो सिंध का क्षेत्र जीता और मुल्तान को जीता। मुल्तान में भी मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। ठीक है, यहाँ पर मुल्तान को भी जीत जाता है। यह कि शासक की जानकारी उतना नहीं पूछता है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया है। देखिए, मुल्तान से अरबों को अत्यधिक मात्रा में सोना की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो मुल्तान से सोना की प्राप्ति होगी, जिसके कारण अरब लोग मुल्तान को क्या कहेंगे? स्वर्ण नगरी से पुकारेंगे, उसको स्वर्ण नगरी कहेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि स्वर्ण नगरी अरबों ने किस नगर को कहा था? तो मुल्तान को कहा था। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु जो है मुल्तान अभियान के बाद हो जाती है। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम आपको ऐसे भी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सारे प्रदेशों जिस पे भी वो जा रहा है जीत जा रहा है, तो ये एक तरह का महत्वाकांक्षी तो शासक था ही, साथ ही योद्धा भी था और इसकी रणनीति बहुत कुशल थी, तो ये सारे प्रदेशों को जीत पाता था। एक ऐसे भी कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु जो है मुल्तान विजय अभियान के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अरबों का जो राज्य विस्तार था वो शिथिल पड़ जाता है, वो रुक जाता है, क्योंकि इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद कोई ऐसा नेतृत्व तो अरबों को नहीं प्रदान किया गया किसी के द्वारा कि वो लोग और ज़्यादा विजय कर पाए। अरब आक्रमण भारत में सिंध और
देखिए, अरब आक्रमणकारी भारत में सिंध और मुल्तान के विजय के बावजूद यहाँ मुस्लिम साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। 10वीं सदी तक उनका प्रभाव सिंध से भी समाप्त हो गया, जिसके कई कारण थे। देखिए, ये जो अरब आक्रमणकारी थे, इतने विजय के बावजूद ये सिंध और मुल्तान तक ही सीमित कर रह गए। आगे इनका न तो साम्राज्य बना, और राज्य जो स्थापित किए थे सिंध और मुल्तान पर, वो भी 10वीं शताब्दी तक ख़त्म हो जाते हैं, उनका प्रभाव वहाँ से ख़त्म हो जाता है। इसके कई कारण होंगे। पहला तो मोहम्मद बिन कासिम की समय से पूर्व मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि अगर मुल्तान अभियान के बाद वो उसकी मृत्यु नहीं होती तो वो कन्नौज पर आक्रमण करने वाला था, जो कि भारत का उस समय का सबसे शक्तिशाली शासन माना जाता था उस जगह को। और कन्नौज बहुत समृद्ध भी राज्य था, तो कन्नौज पे शासन करने वाला था, थानेसर वगैरह के क्षेत्र में। दूसरा कारण था इन लोगों के आगे नहीं बढ़ने का। मोहम्मद बिन कासिम के बाद किसी बड़े नेतृत्व का अभाव हुआ, ये तो मैंने पहले भी पढ़ा है। तीसरा कारण जो था इन लोग का, सिंध पर आक्रमण अदूरदर्शी था, क्योंकि सिंध काफ़ी निर्धन राज्य था या निर्धन क्षेत्र था। एक्चुअली इन लोग को अगर सिंध से ज़्यादा धन प्राप्त हो जाता तो ये लोग और अधिक क्षेत्रों को जीतने के लिए इनके पास धन होता, सामग्रियां होती, तो और क्षेत्रों को जीत पाते। लेकिन सिंध इतना निर्धन क्षेत्र था कि यहाँ से उनको धन की प्राप्ति नहीं हो पाई उतना, जिस कारण इनको आगे अभियान करने के लिए सहायता नहीं मिल पाया। तो इसका एक कारण ये भी है, इन लोग का जो राज्य विस्तार शिथिल पड़ा था। चौथा जो कारण था, ये मेन कारण में ये आएगा, एक तो उस दाहिर की मृत्यु हो गई थी, और दूसरी था कि दसवीं जहाँ पे खलीफा होते थे इन लोग के, अरबों के, मुस्लिम में एक खलीफा का पद होता है, जो एक तरह से धर्मगुरु कह सकते हैं, जो उस समय बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित था। और 10वीं में जो खलीफा के लिए दो दलों में संघर्ष छिड़ गया था, और संघर्ष में भी 750 ईस्वी में एक क्रांति हुई, जिसके बाद उमैयद खलीफा जो होते थे उनका पतन हो गया, और इसके बाद अब्बासी लोग सशक्त हो गए। अब्बासी लोग ज़्यादा ताकतवर हो गए। लेकिन अब्बासी जब खलीफा बनने लगे तो वो उमैयद लोगों की तरह राज्य विस्तार में रुचि नहीं लिए। उन लोगों ने विजय अभियानों में रुचि ली ही नहीं, जिसके कारण आगे विजय अभियान नहीं किया गया किसी के द्वारा। तो अभी हमने देखा कि अरबों का सिंध विजय अभियान कब से, सिंध पर आक्रमण कब से स्टार्ट हुआ, तो ये 711 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, जिसमें उबैदुल और बैदुल के नेतृत्व में हुआ था। पहला उबैदुल ने किया था, दूसरा बैदुल ने, और ये असफल आक्रमण था। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत पर पहला अरबों द्वारा सफल आक्रमण कब किया गया, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, और वो 712 ईस्वी में किया गया, और ये सिंध और उसके आसपास के क्षेत्र को जीता था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्रम से देखा। सबसे पहले देवल का अभियान किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। देवल जो सिंध के प्रांत के क्षेत्र है एक, तो देवल को जीता था। इसके बाद हमने क्रम वाइज देखा कि ये मुल्तान तक जीता। मुल्तान के बाद ये और कुछ राज्यों को जीत पाता मोहम्मद बिन कासिम, इससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, एक चीज़ और देखा कि मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा गया था, क्योंकि सोना यहाँ से ज़्यादा प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि उन लोगों का मुल्तान अभियान के बाद राज्य विस्तार शिथिल पड़ गया, और सिंध और मुल्तान से भी उनका जो प्रभाव था 10वीं शताब्दी तक अंत हो गया। तो चलिए, इसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, अरबों का सिंध आक्रमण या भारत पर आक्रमण या भारत पर विजय जो प्राप्त किया था हम लोग, उस टॉपिक से, नवा टॉपिक से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव किए हुए हैं। ये 13 ऑब्जेक्टिव है, इसको देख लेते हैं। इससे हम लोगों को इस टॉपिक पे पकड़ बन जाएगा। आगे देखिएगा, जब इन लोग सिंध पर आक्रमण करता है अरब, तो इन लोग का साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाता है। इसके बदले में जो भारत में सामंतवाद की एक प्रवृत्ति स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे अनेक राज्य स्थापित हो जाते हैं। इसी आक्रमण का चुनौती मिलता है भारत के शासकों को। इसके बाद छोटे छोटे राज्य स्थापित होते हैं, तो उन छोटे छोटे राज्यों को अगले टॉपिक में, 10वां टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अरबों द्वारा भारत पर विजय का कारण क्या था।
तो विजय के कारण उपयुक्त सभी था। पहला क्या था कि देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव था, भारत में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव था। दूसरा था कि सिंध शासक दाहिर की अदूरदर्शिता थी, वो उतना बलशाली नहीं था और वो उन लोगों को रोक पाने में कामयाब नहीं हुआ। ठीक है। तीसरा था कि मुस्लिम नेतृत्व कुशल हाथों में था। मुस्लिम नेतृत्व का कुशल होना ये भी एक भारत विजय का अरबों का एक कारण था। दूसरा क्वेश्चन है, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा कौन था? तो अभी हम लोग देखे हैं दाहिर था। तीसरा क्वेश्चन है कि अरब ने किस नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल अभियान किया? तो किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सफल अभियान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीता था? तो देवल को जीता था, देवल पर सबसे पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर में, किस अभियान के दौरान उस क्षेत्र को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी लाड देवी और दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बनाकर दशमिक के खलीफा के पास भेजा, जहां अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना? ये तीनों को उन तीनों को वहाँ पे मृत्यु दे दिया था। तो ये ब्रह्मणाबाद के अभियान के बाद हुआ था ये सब काम। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सिंध की विजय के प्रभाव के संबंध में किसने कहा है कि सिंध को अरबों के विजित तो किया, किंतु वह यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रह गया? ये जो टिप्पणी किया था ये लेनलुप ने किया था। उसने कहा था कि अरबों का सिंध विजय कुछ खास काम नहीं कर पाया, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक विजय था और इस्लाम धर्म का एक घटना मात्र था। हाँ, इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि भारत के क्षेत्रों में, खास करके सिंध के क्षेत्र में, कुछ हिंदू जो है मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे और इस्लाम धर्म का मिल नहीं कह सकते हैं कि कुछ प्रसार हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो इसका पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया है? कलीला वादिमना के नाम से किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अरबों ने सिंध में किन 2 प्रचलन आरंभ किया था? तो ऊँट पालन और खजूर उत्पादन सिंध में अरबों के द्वारा किया गया था आरंभ। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो अरब के थे। 10वां क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो 711 ईस्वी में, अब उबैदुल्ला के नेतृत्व में, फिर बैदुल के नेतृत्व में हुआ था, अभी हम लोग पढ़े हैं। 11 क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब किया गया? तो 712 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में अरबों की विजय का परिणाम थे? तो इसमें इसका आंसर सी है, 1 और 2 दोनों, यानी कि पहला, हिंदू समाज में मद्यपान और मांसाहार बढ़ा। देखिए, जब अरब आक्रमण यहाँ पे किए तो हिंदू समाज में पहले कम लोग मद्यपान और मांसाहार का सेवन करते थे। इसके बाद अरब आक्रमण के बाद उन लोगों ने भी, संगत का असर होता है क्योंकि लोग जैसा देखते हैं या जैसा उन पे प्रभाव डाला जाता है वैसा करते हैं। तो ये है, हिंदू समाज में मद्यपान और मांसाहार बढ़ा था। और एक था कि अरब लोग जो है अरब ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद हुआ। तो ये 2 प्रभाव थे अरब आक्रमण के। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला? तो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था। देखिए, जजिया कर होता है जो गैर मुस्लिमों से, यानी मुस्लिम के अलावे जो भी लोग होते हैं उनसे वसूला जाता है जजिया कर। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण पढ़ा और भारत में जो उन लोगों ने सिंध और उसके आसपास के क्षेत्र को विजित किया था उसका क्रम भी देखा और समझने का प्रयास किया कि किस तरह से प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी आए और उसके बाद दूसरे आए, तीसरे आए, इसके बाद फिर सफल आक्रमण किया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो चलिए, आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और लोगों में भी शेयर करें। और
अगर कोई कमी या किसी तरह की सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, जो आगे हम लोग 10वें टॉपिक पे पढ़ेंगे कि अरबों द्वारा सिंध पे विजय के बाद जो चुनौती चुनौती दिया जाता है अरबों के द्वारा, तो उसके बाद छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, उनका क्रम देखेंगे और किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।